नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो पिछले कुछ दिनों में डाउट के बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं और कुछ काम की वजह से मैं रेगुलर नहीं रह पाया। हालांकि ये वीडियो 23 तारीख को ही आनी थी, पर उस कल कुछ काम हो गया था। ठीक है भाई, इधर बीच 2-3 दिन से मैं व्यस्त भी था। कोई नहीं, तो टोटल इसमें 8 क्वेश्चन डाउट के पूछे गए और एक्चुअली जो 8 क्वेश्चन ही है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सेम वैरायटी पर लिए हुए हैं ताकि आपकी डाउट जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। बहुत सारे क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। देखो, काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने यहाँ से लिए हैं जो आपके डाउट है उससे रिगार्डिंग। ठीक है भाई, तो घबराना नहीं है, आपकी डाउट जो है अच्छे से क्लियर होने वाली है। बाकी कोई भी व्यक्ति अगर ये मेरे सेशन को पहली बार देख रहा हो तो वो लाइक कर सकता है भाई, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर सकता है। और साथ ही वो अपना डाउट पूछना चाहे तो यहाँ से पूछ सकता हो, एग्जाम पे चैट पर पूछ सकता हो अपना डाउट। और ये हो गया कि आपका इंस्टाग्राम, यहाँ पर मुझे फॉलो करना चाहे तो फॉलो कर सकता है, या फिर यहाँ भी डाउट पूछना चाहे तो वहाँ से पूछ सकता हो। उसका वीडियो सोल्यूशन जैसे मैं इन डाउट को प्रोवाइड कर रहा हूँ उसका भी करवा दूंगा। ठीक है भाई, बाकी जो सोशल मीडिया का लिंक यहाँ पर दिया गया, आप किसी एक पर ज्वाइन हो सकते हैं भाई। इसके अलावा देखो भाई, आप सभी हमें सपोर्ट दिखा सकते हो अपना, क्योंकि सपोर्ट काफ़ी ज़रूरी होती है, काफ़ी ज़रूरी होता है। ठीक है, मोटिवेशन के लिए। तो सब्सक्राइब करके आप सपोर्ट हमें दिखा सकते हो। चलो अब सेशन पर आते हैं और अपने क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन मिक्सचर एंड एलिगेशन का है। बोला गया है कि एक बर्तन में एसिड और पानी का घोल था जिसमें 64% क्या था, वाटर था। 4 लीटर घोल से यानी कि 4 लीटर मिश्रण निकाला गया बर्तन में से और उतने ही मात्रा में वाटर को ऐड किया गया। परिणाम जो रिजल्ट होता है मिक्सचर का, उसमें 30% क्या होता है, एसिड पाया जाता है। तो बर्तन के शुरुआत में पानी की मात्रा कितनी थी, यानी कि वाटर को जो सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन में वाटर का जो क्वांटिटी थी बिगनिंग में कितनी थी। अब देखो, एक हमें वाटर ही पूछा गया तो इसको वाटर से ही लेकर हम करेंगे, या तो आप एसिड से भी ले सकते हो। तो हमें यहाँ से देखना होगा, इस तरीके क्वेश्चन में देखना होता है कि भाई अगर यहाँ पर 30% अम्ल है यानी कि एसिड है और हमें वाटर पूछा गया है, तो 30% अगर फाइनल मिश्रण में 30% अगर आपका एसिड है तो वाटर कितना रहा होगा, वाटर कितना रहा होगा, 70% रहा होगा भाई। यानी कहने का मतलब हुआ कि टोटल मान लो कि पानी कितना था 100%, उसमें 64% क्या था, पानी। देखो पानी क्या है, यहाँ से प्योर समझो, पानी क्या है, प्योर। पानी में कोई भी मिलावट नहीं है। तो पानी में कोई मिलावट नहीं है तो वाटर कितना था, वाटर कितना था, वाटर कितना था 64%। और प्योर वाटर की मैं बात करूँ तो अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। प्योर वाटर की मैं बात करूँ तो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। जब वाटर कितना था यहाँ पर 64% था, ठीक है, और प्योर वाटर कितना होगा, 100% था। जब इसमें से क्या मिलाया गया भाई, 4 लीटर पानी इसमें मिलाया गया, सॉरी 4 लीटर इसमें पानी मिलाएगा, तो टोटल जो रिजल्ट था यानी कि परिणामी मिश्रण था उसमें 30% क्या होगा, एसिड होगा। अगर 30% एसिड हुआ तो 70% क्या हुआ होगा, वाटर रहा होगा। तो यहाँ पर देखो ओवरऑल मिश्रण में, फाइनल मिश्रण में 70% वाटर रहा होगा। अब इसी को कर सकते हैं यहाँ से, इसको करेंगे तो हो जाएगा 6, इसको करेंगे तो 30। अगर मैं इसको काटूँ तो रेशियो में आ जाएगा 5:1। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो फाइनल वाटर का रेशियो है प्योर टू जो मिक्स किया गया 5:1 का है। यानी कहने का मतलब ये हो कि 6 इंटू कितना, 4 लीटर मिलाया गया पानी, और 6 इंटू 4 करें कितना हो जाएगा, 24। तो टोटल मिश्रण कितना हुआ भाई, 24 हुआ, 24 यूनिट हुआ टोटल मिश्रण। टोटल मिश्रण कितना हुआ भाई, 24 हुआ टोटल मिश्रण। ठीक है भाई, तो टोटल मिश्रण 24 हुआ। इसमें बोला गया भाई 64% वाटर है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हो भाई कि टोटल मिश्रण अगर 24 लीटर का है, इसमें से 60% वाटर है, तो कितना हुआ होगा यूनिट में, 4×6 = 24, 4 से कटे कितने बार में, 25 बार में। और इसको करोगे कितना हो जाएगा आपका, 6×4 = 24 और 6×6 = 36, 36 और 2 38 बटे में 25। अब यहाँ से इसको करेंगे कितना हो जाएगा, 25 एकम 25, 8 में से 5 जाएगा 3, और ये हो जाएगा आपका 25×5 = 125, यानी कि 15 पॉइंट समथिंग आएगा। एक ही ऑप्शन है 15.36। तो 15.36 लीटर जो है इसमें क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। अगर आपसे ये पूछता भाई कि इसमें एसिड कितना था, बिगनिंग में एसिड की मात्रा कितनी थी, तो सिंपल आप क्या करते हैं यहाँ से कि टोटल हमें मिश्रण निकल का है कितना, 24 लीटर का। इसमें से 15.36% क्या है आपका, अगर वाटर है तो इसमें से माइनस कर दो, 24 माइनस 15.36 करोगे तो एसिड की मात्रा निकल कर आ जाएगी। अब यहाँ पानी की जगह पे देखो, यहाँ पर पानी की जगह पे अम्ल भी यानी कि एसिड भी पूछा जा सकता है आपको। तो अगर एसिड आपसे पूछा जाता तो आप यहाँ से सिंपल यही करते कि भाई एसिड में इसको कन्वर्ट कर देते, एसिड में तो था ही। अब यहाँ पर एसिड में नहीं था, इसको देखो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कन्वर्ट करना चाहूँ, यहीं पर मैं करता हूँ।
तो यहाँ पर 64% अगर वाटर था तो एसिड कितना हुआ, 36% हुआ। और एसिड 36% हुआ तो इसमें मिलाया कितना जा रहा है भाई, पानी मिलाया जा रहा है ना, देखो पानी मिलाया जा रहा है। तो मिलाया कितना जा रहा है, 0% वाटर मिलाया जा रहा है। कितना मिला रहा है, 0 वाटर मिला, 0 एसिड मिलाया जा रहा है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर पानी मिलाया जा रहा है, जबकि हमें पूछा गया है अम्ल पूछा गया है। तो 0 अम्ल मिलाया गया और ओवरऑल कितना है, 30% अम्ल यहाँ पर है, तो यहाँ से 30। अब यहाँ से भी रेशियो करोगे तो 5:1 का ही रेशियो आएगा। ठीक है भाई, 5:1 का ही रेशियो आएगा। तो ऐसा नहीं कि आप एसिड से नहीं कर सकते थे, एसिड से भी कर सकते थे। तो एक बार मैं दोबारा से आपको समझा देता हूँ। हमें पूछा गया था क्या, वाटर पूछा गया था कि बिगनिंग में वाटर की मात्रा कितनी थी। तो हमने क्या किया कि सारी वैल्यू को वाटर में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर 30% क्या था, अम्ल था। तो हमने अगर 30% पूरे मिश्रण में अम्ल था यानी कि एसिड था, इसको हमने वाटर में कन्वर्ट किया, कितना होगा, 70% वाटर इसमें हुआ होगा। अब इसमें 4 लीटर वाटर मिला है, तो वाटर अपने आप में क्या होता है, प्योर क्वांटिटी है वाटर, इसमें कोई तो मिश्रण है नहीं। तो वाटर अपने आप में प्योर क्वांटिटी है। तो 64% इसमें वाटर था पहले, और 100% प्योर क्वांटिटी की वैल्यू होती है 100%। अब जो इसमें 4 लीटर वाटर इसमें मिलाया गया भाई, देखो हमेशा आप देखो कि भाई वाटर, ऐसा नहीं कि आप यहाँ से 4 लिख सकते हो, 4 नहीं लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि 4 क्या है, क्वांटिटी में, और यहाँ पर परसेंटेज में डील किया जा रहा है। तो 4 लीटर वाटर क्या अपने आप में प्योर है। तो 4 लीटर हमने क्या किया, यहाँ से वाटर को ऐड किया, यानी कि 100% यहाँ पर उसकी क्वांटिटी रही होगी। तो 100% ये हो गया। और जब इसमें मिलाया गया पानी, तो टोटल मिश्रण में वाटर की परसेंटेज कितनी होगी, 70%। क्योंकि 30% एसिड था, तो 100% का मिश्रण होता है, 100 में 30 माइनस करें कितना हो जाएगा, 70%। अब यहाँ से मैंने किया, तो यहाँ से मिश्रण में क्या आ गया भाई, टोटल मिश्रण आ गया यहाँ से 5:1 का मिश्रण आ गया। यानी कि कहने का मतलब है कि 6 की वैल्यू, 1 की वैल्यू कितनी है, 4 है। देखो यहाँ से, अब यहाँ से समझो कि मैंने 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया, कि 1 की वैल्यू अगर यहाँ से 4 है, 1 की वैल्यू 4 है, टोटल मिश्रण कितना होगा, 5:1 का मिश्रण आ गया। तो 5 और 1 कितना हो गया, 6। 1 की वैल्यू 4 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 लीटर। यानी कि टोटल मिश्रण कितना हो गया आपका, 24 लीटर का हो गया भाई। अब बोला गया कि स्टार्टिंग में पानी की मात्रा कितनी थी, तो 64% पानी की मात्रा थी, और 24 लीटर टोटल मिश्रण था, जिसका 64% हमने निकाल दिया। तो पानी की मात्रा यहाँ से निकल कर आ गई। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला एक और मिश्रण का क्वेश्चन है, ये देखिए, ये 2018 का क्वेश्चन है सीजीएल का। ठीक है भाई, सीजीएल 2018 का क्वेश्चन है। एक बार आप इसको पढ़िए और इस क्वेश्चन को कीजिए। क्वेश्चन में आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन में ये करा कि बाल्टी में पेंट और तेल का जो रेशियो है 7:5 के अनुपात में, और मिश्रण का 24 लीटर निकाला गया, और तेल का 24 लीटर उसमें मिला दिया गया, और अंत में क्या होता है, पेंट और तेल का रेशियो 1:1 हो जाता है। तो प्रारंभ में बाल्टी में पेंट की मात्रा कितना था। अब यहाँ से समझिएगा, एक चीज़ मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि मान लो कि यहाँ पर कुछ क्वांटिटी है, यहाँ पर एक मिश्रण है, ठीक है। इस मिश्रण में ऑयल और पेंट का जो अनुपात है भाई, 7, पेंट और ऑयल है, पेंट और ऑयल का अनुपात है 7:3 में है। अब इसमें क्या किया गया कि 24 लीटर मिश्रण निकाला गया। तो मेरे भाई आप ये बताओ कि अगर इसमें 24 लीटर मिश्रण को मैं निकाल दूंगा, तो अब बताओ कि यहाँ पर जो रेशियो आएगा ऑयल और पेंट का, ये क्या निकल कर आएगा। यहाँ पर पेंट और ऑयल का जो रेशियो आएगा वो निकल कर के आएगा। तो आप बोलोगे भाई कि हमने मिश्रण में से 24 लीटर निकाला होगा, तो जो रेशियो यहाँ पर है वो रेशियो अभी भी यहाँ पर ही होगा, 7:3 के रेशियो में ही हुआ होगा। लेकिन अब इसमें हुआ क्या, यहाँ पर मजे वाली बात यह है कि इसमें से 24 लीटर पेंट मिश्रण निकाला गया, यानी कि 24 लीटर मिक्सचर निकाला गया, और 24 लीटर इसमें क्या डाल दिया गया, तेल को डाल दिया गया। यानी कि अब यहाँ से 24 लीटर ऑयल को मैं यहाँ से डालूंगा। अब जो फाइनल कंटेनर में मिश्रण आया, फाइनल कंटेनर में जो मिश्रण आया ऑयल और पेंट का, भाई पेंट और ऑयल का मिश्रण आया, ये निकल कर आया 1:1, भाई 1:1। तो आप हमें ये समझिए कि हमने इसमें क्या ऐड किया है। आप बोलोगे ऑयल, हमेशा आपको याद रखना है कि क्या चीज़ हमें ऐड किया जा रहा है। यहाँ पर हमें ऐड किया जा रहा है, तेल को ऐड किया जा रहा है, तेल को ऐड किया जा रहा है। अगर मैं तेल को ऐड करूँगा तो यहाँ से जो भी रेशियो में चेंज आएगा, किसके रेशियो में आएगा, ऑयल के रेशियो में चेंज आएगा। भाई अगर मैं यहाँ से तेल को मिला रहा हूँ तो चेंज किस में आएगा, ऑयल के रेशियो में आएगा ना। तो अगर ऑयल का रेशियो यहाँ पर 1 है, और पेंट का भी रेशियो यहाँ पर 1 है, यानी कि 1 यूनिट है, लेकिन यहाँ पर देखो 7 यूनिट है पेंट का रेशियो। तो यहाँ पर जो भाई 1 कैसे हो गया,
जबकि यहाँ पर भी होना चाहिए था कितना, 7 होना चाहिए था, क्योंकि हमने यहाँ पर तेल को ऐड किया है। अगर हमने तेल को ऐड किया है तो जो पेंट का रेशियो, पेंट का जो यूनिट होगा वो तो सेम होना चाहिए, तो हमें इसको 7 बनाना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ से करूँ पेंट और ऑयल में यहाँ से करूँ, इनका रेशियो 7:3 था। फिर इसमें क्या मिलाया गया भाई, फिर इसमें हमें 24 लीटर ऑयल को मिलाया गया। अब रेशियो आपका 1:1 हो गया, लेकिन 1:1 नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था पेंट का जो रेशियो था जो यहाँ पर था वही फाइनल में भी होना चाहिए था, क्योंकि हमने ऑयल को यहाँ से मिलाया तो इसका रेशियो हमें 7 बनाना पड़ेगा। तो 7 बनाने के लिए हमें यहाँ से 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 7। जब ऊपर हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये भी हो जाएगा कितना, 7। ठीक है भाई, ये भी कितना हो जाएगा, 7। ये 7:5 में था, माफ़ करना। ठीक है भाई, अब देखो ऑयल में चेंज कितना का है। ऑयल पहले 5 यूनिट था, अब हो गया कितना, 7 यूनिट। यानी कि ऑयल में चेंज कितना का भाई, 2 यूनिट का चेंज है। यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, 24 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। अब 1 यूनिट की वैल्यू 12 हो जाएगी। देखो 7 और 7 कितना होगा, 14। यानी कि मिश्रण अभी कितना है, 14 यूनिट का है, तो 14 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 चौक 48 और 12 और 4 16, 168। यानी कि 168 क्या हो जाएगी, 7 और 7 14 यूनिट की वैल्यू है। यानी कि टोटल मिश्रण जो फाइनल मिश्रण आया, जो फाइनल क्वांटिटी का मिश्रण है, उसमें जो टोटल वैल्यू थी कितनी, 168 हो गई। यानी कि 168 लीटर का हमारा मिश्रण निकल कर आ गया। लेकिन हमें क्या पूछा गया कि प्रारंभ में बाल्टी में पेंट की मात्रा कितनी थी। अब एक चीज़ आप यहाँ समझने वाली बात यह है कि देखो हमें निकाला गया 24 लीटर मिश्रण निकाला गया है और 24 लीटर तेल को ऐड किया गया है। ऐसा तो नहीं कि 24 लीटर मिश्रण निकाला गया और 22 लीटर तेल को ऐड किया गया। आप बोलोगे नहीं, जितना निकाला गया उतना ही ऐड किया गया है। तो जब जितना निकाला गया उतना ही ऐड किया गया, तो फाइनल में 168 लीटर का मिश्रण है, तो भाई इनिशियल में भी 168 लीटर का मिश्रण हुआ होगा। भैया जितना निकाला गया उतना ही इसमें ऐड किया गया है, तो जो वैल्यू जो है फाइनल में जो आपका मिक्सचर आएगा वही मिक्सचर इनिशियल में भी होना चाहिए। अब बोलोगे बात तो सही कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब है इनिशियल में रेशियो कितना था पेंट और ऑयल का, 7:5। यानी कि 5 की वैल्यू यहाँ से 7 और 5 कितना, 12 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 168 आ गई। हमें निकालनी कितनी भाई, पेंट की मात्रा निकालनी है। पेंट की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 168। 168 बटे 12 और इंटू 7। 12 से कितने बार में चला जाएगा, 12 कम 12 और 12 चौक 48, 12 कम 12 और 12 चौक 48 और 14 गुना 7 करेंगे 98। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि भाई कि प्रारंभ में बाल्टी में पेंट की मात्रा कितनी थी, 98 लीटर, ऑप्शन नंबर डी। एक बार मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को समझाता हूँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया कि एक बाल्टी में पेंट और तेल का मात्रा 7:5 के अनुपात में मिश्रण में 24 लीटर निकालकर तेल इसमें 24 लीटर ऐड किया गया। यदि पेंट और तेल का अनुपात 1:1 हो जाता है तो प्रारंभ में बाल्टी में कितना लीटर पेंट मौजूद था। हम यहाँ पर एक चीज़ तो जानते हैं कि भाई मिश्रण में से कितना भी निकालो, चाहे 24 लीटर निकालो, चाहे 25 लीटर, चाहे 100 लीटर, चाहे कितना भी लीटर निकालो, अगर मैं मिक्सचर में से कोई चीज़ निकाल रहा हूँ तो उनका रेशियो चेंज नहीं होता है। यानी कि यहाँ पर पेंट और ऑयल का रेशियो 7:5 है, तो इसमें से 24 लीटर मैंने निकाल भी दिया, तो जो यहाँ पर मिश्रण आएगा इसमें भी पेंट और ऑयल का मिश्रण 7:5 ही होना चाहिए, 7:5 ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया कि 24 लीटर तेल को इसमें मिला दिया गया। अगर इस वाले मिश्रण में से 24 लीटर निकाल कर 24 लीटर तेल को मिला दिया गया तो जो मिश्रण निकल कर है आपका 1:1 के अनुपात में है। तो भाई आप हमें ये बताओ कि 1:1 आया तो सही है, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है कि हमने यहाँ पर तेल को ऐड किया है, तो जो भी रेशियो में चेंज आएगा वो तेल में आएगा, पेंट में नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमने देखने के लिए मिल रहा है कि पेंट के रेशियो में भी चेंज आ रहा है। हमें पेंट के रेशियो को सेम करना है। अगर यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर भी 7 होना चाहिए। तो ही मैंने यहाँ पर इसको 7 बनाया, 1:1 को 7 बनाया। तो ऊपर हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी हमने 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ से 7:7 हो गया ये। अब देखो पहले जो ऑयल की वैल्यू 5 थी अब हो गई कितनी, 7। पहले ऑयल की वैल्यू 5 थी अब हो गई कितनी, 7। यानी कि 2 यूनिट ऑयल बढ़ गया। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बढ़ा भाई, हमने 24 लीटर को डाला है उसमें। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने 24 लीटर इस मिश्रण में तेल को डाला है। यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू 24 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। तो 7 और 7 कितना हो गया, 14। यानी कि फाइनल जो मिक्सचर था कितना था, 14 लीटर का था।
14 यूनिट का था, तो 14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 168 लीटर। यानी कि हमें निकल कर आएगा कि फाइनल मिक्सचर कितना था 168 लीटर का था। भाई जो फाइनल मिक्सचर 168 लीटर का था, जो इनिशियल मिक्सचर भी 168 का हुआ होगा, क्योंकि हमने 24 लीटर को निकाला है और 24 लीटर ही इसमें ऐड किया है। यानी कि जो क्वांटिटी यहाँ से निकाली है वही क्वांटिटी इसमें ऐड की है भाई, वही क्वांटिटी इसमें ऐड की है। तो जो मिक्सचर आपका फाइनल होगा वही आपके इनिशियल भी होना चाहिए। आप बोलोगे बिल्कुल, यानी कि हम कह सकते हैं भाई इनिशियल में इनका रेशियो कितना था पेंट और ऑयल का, आप बोलोगे 7:5 का था। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 12 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी थी 168 थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 168 अपॉन में 12। हमें निकालनी है कि पेंट की मात्रा कितनी थी, तो पेंट की मात्रा कितनी थी 7 थी, यहाँ से तो इंटू मैंने 7 किया तो आ गया कितना वैल्यू 98 लीटर। यानी कि हम कह सकते हैं कि मिक्सचर में भाई 98 लीटर जो था पेंट पहले मौजूद था। बात आपको समझ में आ रही होगी, मुझे उम्मीद है भाई। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन ये कर रहा है, परसेंटेज का क्वेश्चन है कि नॉर्मली रवि जो है 70% इनकम जो है अपना खर्च करता है और उसके इनकम में 25% का बढ़ोतरी होता है और एक्सपेंडिचर भी 10% बढ़ जाता है, तो उसका सेविंग कितना परसेंट बढ़ा होगा। मान लो कि रवि की जो इनकम है वो 100 रुपये है, इनमें 70% उसने खर्च किया, बचा कितना 30, यानी 100 में से 70 खर्च कर दिया, बचा कितना 30। ये उसका इनकम है, ये इसका एक्सपेंडिचर है और इसका सेविंग है भाई। अब यहाँ से देखो, अगर 100 उसका इनकम था, एक्सपेंडिचर 70 था और सेविंग कितना 30 हो गई। बोला गया कि इनकम में 25% की क्या होती है वृद्धि होती है, यानी 100 में 25% का आप वृद्धि करोगे, यानी कि 100 का 125% बटे में 100 कितना हो जाएगा आपका 125, यानी इनकम कितना हो गया 100 से 125 हो गया। अब एक्सपेंडिचर में 10% की वृद्धि की गई, वैसे ही करो कि 70 का 110% कितना हो जाएगा भाई 77, यानी कि इनका एक्सपेंडिचर कितना हो गया 77 हो गया। अब इनकम 125 थी, वह खर्च कितना कर रहा है 77 रुपये खर्च कर रहा है, यानी कि सेव कितना कर रहा होगा 15 में से आ जाएगा 8 और ये 11 में से आ जाएगा 4 48। यानी कि पहले वो बचाता था कितना भाई 30 रुपये, अब बचा रहा है कितना 48 रुपये, यानी कितना एक्स्ट्रा बचा रहे 18 रुपये, किस पर 30 पर इंटू 100। तो यहाँ से इसको करोगे कि भाई कितना हो जाएगा आपका 60%, यानी कि जो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई 60% की, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन देखिए कि बोला गया फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ 3000 वाज इन्वेस्टेड इन 1.5 ईयर्स एट 20% पर एनम, कंपाउंड हाफ ईयरली। 3000 रुपये की धनराशि 1.5 वर्षों में 20% अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी होगी। तो मैं अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली बोला गया, अगर एनुअल रेट आपका 20% है तो हाफ ईयरली कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। भाई आप ये समझो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक साल में 12 महीने होते हैं। एक साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने होते हैं। जब एक साल में 12 महीने होते हैं तो हमें आप पहले आप रेट देते थे 12 महीने के लिए 20%, लेकिन अब क्या करना है भाई 6-6 महीने पे रेट आपको देना, 6-6 महीने पे आपको ब्याज देना है। अगर आपको 6-6 महीने पे ब्याज देना है तो 20% के रेट से तो दोगे नहीं, 20% के रेट से दोगे नहीं, अब आप क्या करोगे 10% के रेट से दोगे, 10% के रेट से दोगे, यानी कि 6 महीने के लिए 10%, फिर 6 महीने के लिए 10%, ठीक है, फिर 6 महीने के लिए 10%। तो अब यहाँ समझो कि भाई हाफ ईयरली रेट कितना हो जाएगा आपका 10% रेट हो जाएगा, 10% रेट हो जाएगा। अब 10% यहाँ से रेट आपका कितना निकल कर आ गया 10%, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी कि 10 रुपये अगर आपका प्रिंसिपल है यानी कि मूलधन है तो इस पर 1 रुपया आपका ब्याज मिल रहा है, तो अमाउंट आपका कितने हो जाएगी मिश्रधन कितना हो जाएगा भाई 11 रुपये। यानी वैल्यू क्या हो रही है 10 से 11 हो रही है, वैल्यू 10 से 11 हो रही है। और 1.5 वर्ष का मतलब क्या होगा 6 महीने 6 महीने 6 महीने 18 महीने हुए ना, इसी को तो 1.5 वर्ष पढ़ेंगे। यानी एक महीने में एक साल में 12 महीने हो रहे हैं, तो 1.5 वर्ष में कितने 6 महीने और 6 महीने और 6 महीने 18 महीने होंगे। यानी कभी आपको 3 बार ब्याज देना पड़ेगा 10% के हिसाब से। तो आप इसका कर दो क्यू, तो हो जाएगा 10 का क्यू करोगे 1000, 11 का क्यू करोगे 1331, यानी कि 10 की वैल्यू देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखी है आपको प्रिंसिपल कितना 3000 रुपये दे रखा है। अगर ये इसका 3 गुना है तो आप हमें बताओ कि भाई ये आपका क्या है प्रिंसिपल है, ये आपका क्या है अमाउंट है। अमाउंट में से यानी मिश्रधन में से हम मूलधन को माइनस करेंगे तो ब्याज निकल कर आएगा।
ब्याज कितना है 331 रुपये। जब ये वैल्यू इसका 3 गुना है तो जो इसका ब्याज है वो भी इसका 3 गुना होगा, कितना 3, 9 और 9, 993 रुपये। कितना 993 रुपये। ब्याज कितना निकल कर आएगा भाई आपका 993 रुपये। ऑप्शन नंबर डी, इसको चेंज कर लेना, 993 कर लेना। सेम इसी तरीके से अगला क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन यही कहा गया कि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 7 वर्ष में 2 गुनी हो रही है तो वही राशि कितने वर्ष में अपने आप के 4 गुनी हो जाएगी। देखो साधारण ब्याज यानी कि एसआई वाले केस में आप ये समझना कि गुना गुनी के जब भी प्रश्न आए भाई और आपसे बोले कि आपसे ईयर पूछे, क्या पूछे, ईयर पूछे, ठीक है, तो सबसे पहले जो बेसिक फंडा है मैं वो आपको समझा देता हूँ। कहने का मतलब है कि 7 वर्ष में 2 गुनी हो रही है, यानी कि वैल्यू आपकी 1 रुपये थी और 2 रुपये होने में 7 साल का समय लग रहा है। 2 रुपये होने में 7 साल का समय लग रहा है, यानी कि 1 से वैल्यू 2 होने में 7 साल की समय लग रही है। यानी आप इसको अगर प्रिंसिपल मानो 1 रुपये को और इसको अमाउंट यानी कि मिश्रधन मानो तो यहाँ से ब्याज निकाल सकते हो ना। एसआई कितना होगा भाई, एसआई कितना होगा, अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल। एसआई इक्वल्स टू क्या होता है, अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल, यानी कि 2 माइनस 1 करोगे कितना हो जाएगा 1 रुपये। ब्याज कितना निकल कर आ गया है यहाँ से 1 रुपये। अब चूंकि अगर ब्याज निकल कर आ गया तो हमें यहाँ से रेट निकाल सकते हैं ना। रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेट इक्वल्स टू होता है एसआई इंटू 100 बटे में टाइम इंटू प्रिंसिपल। एसआई कितना है 1 रुपये और टाइम कितना दे रखा है 7 वर्ष और प्रिंसिपल कितना है यानी कि मूलधन कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 100 बटे में 7%। तो ये निकल कर आ गया आपका क्या, रेट निकल कर आ गया। अब वैल्यू आप अगेन क्वेश्चन में देखो, यहाँ से क्वेश्चन में ये बोला गया कि वही धनराशि उतने ही ब्याज दर पर कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। अब वैल्यू 1 से 4 लानी है आपकी। अगर ये आपकी अमाउंट है भाई, मिश्रधन है, और ये आपका क्या है प्रिंसिपल है, तो वैल्यू 1 से 4 हो रही है ना। वैल्यू क्या हो रही है 1 से 4 हो रही है। जब वैल्यू 1 से 4 हो रही है तो हम यहाँ से कर सकते हैं कि एसआई कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 माइनस 1 3 रुपये, 4 माइनस 1 3 रुपये। तब यहाँ से निकाल सकते हो आप भाई, क्या निकाल सकते हो, हमें पूछा गया क्या, समय पूछा गया है टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है एसआई इंटू 100 बटे में कितना हो जाएगा आपका रेट इंटू प्रिंसिपल। एसआई कितना 3 रुपये, रेट कितना निकल कर आएगा 100 बटे 7, बटे वाला 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा। और प्रिंसिपल कितना है आपका 1 रुपये है, 100 से 100 कट जाएगा, 7 गुना 3 करोगे 21 रुपये, सॉरी 21 वर्ष। तो 21 साल में जो राशि हो जाएगी उसी ब्याज दर पे 4 गुनी हो जाएगी। अभी एक बेसिक जो तरीका था ये हुआ, लेकिन क्या आप एग्जाम में ऐसे करोगे, नहीं। आप यहाँ से समझना है कि कोई वैल्यू जो है 1 से कितनी हो रही है 2 हो रही है, 7 साल में हो रही है। ध्यान रखना भाई एसआई के लिए केस है, ठीक है। अगेन अगर यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज पूछ देगा तो चीज़ें गड़बड़ा जाएगी, इसीलिए अब मैं बोल रहा हूँ कि ध्यान से अब देखो। अगर वैल्यू 1 से 2 हो रही है 7 साल लग रहे हैं तो हमें 1 से 4 होने में कितना साल लगेगा। अब देखो 2 से 4 कितना है, पहले तो कोई राशि 1 से 2 हो रही होगी, फिर 1 से 3 पर गई होगी, फिर 1 से 4 पर गई होगी। तो साधारण ब्याज में जो पहले साल ब्याज मिलता है वही दूसरे साल भी ब्याज मिलता है। यानी कि साधारण ब्याज के केस में जो पहले साल आपको ब्याज मिलेगा वही दूसरे साल ब्याज मिलेगा। यानी कि पहले 7 साल में ये वैल्यू हुई, अगेन 7 साल में 2 से 3 हुई होगी, फिर अगेन यहाँ पर देखो 4 होने के लिए अगेन 7 साल लगे होंगे, यानी कि 7 और 7 और 7 कितना हो गया आपका 21, यानी कि 21 साल। कितना हो गया 21 साल, ठीक है भाई। तो अगेन हम आपको यही समझाने का प्रयास करूँ कि एक चीज़ें आपको नहीं लिखनी है। एसआई का केस कहे, एसआई के यानी कि साधारण ब्याज के केस कहे, कोई राशि 1 वर्षों में x गुनी हो जा रही है तो y गुनी होने में कितना समय लगेगा, तो जितना उसका मल्टीपल होगा, यानी कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ठीक है। यानी कि कितनी बार हो रहे हैं 3 बार हो रहे हैं तो 3 बार इसका ऐड कर देना है, या फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, या 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई वैल्यू 1 से 2 हो रही है तो 7 साल लग रहे हैं, तो 1 से 3 होने में, 1 से 4 होने में कितना 3 का ब्याज मिलेगा, तो जो इसका ब्याज मिलेगा ना वही इसमें मल्टीप्लाई कर दो साल में। नहीं समझ में आया आपका भाई। देखो यहाँ से वैल्यू 1 से 2 हो रही है, यानी कि 1 से 2 होने में कितना 7 साल का समय लग रहा है, यानी कि ब्याज कितना मिल रहा है 1 रुपये मिल रहा है। तो 1 से 4 होने में कितना 3 का ब्याज मिलेगा ना। तो जो मैंने आपको बोला कि ब्याज जो है सेम मिलता है, यानी कि पहले साल 1 रुपये मिला तो दूसरे साल भी 1 रुपया, तीसरे साल भी 1 रुपये, यानी कि 3 रुपये यहाँ पर ब्याज मिल रहा है। तो कब मिला होगा, यानी कि 3 बार उसको ब्याज 7 साल पर मिला होगा, यानी कि 7 गुना 7 गुना 7, सॉरी 7 प्लस 7 प्लस 7 कितना होगा 21, यानी कि 21 साल, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अपनानी है, समझ में आ रहा होगा आई होप।
आगे क्वेश्चन भी करेंगे तो वो चीज़ आपको और क्लियर करेगी। ये देखिए एक क्वेश्चन है कि बोला गया कोई धनराशि जो है 12 वर्ष की वार्षिक दर से दोगुनी हो जाती है, कितने साल में वो 12% की वार्षिक रेट से दोगुनी हो जाएगी। मैंने आपको बताया कि 1 से 2 होने में कितना समय लग रहा है भाई। ठीक है, हमें ये नहीं बताया गया, समय नहीं बताया गया। कोई धनराशि बोलेगी कि 1 से 2 हो रही है, ये आपके क्या होगा प्रिंसिपल और ये क्या होगा आपका अमाउंट। तो यहाँ से हम कर सकते हैं कि SI कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 महीने से करेंगे 1। अब बोला गया कि भाई टाइम बढ़ती है, टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू होता है SI इंटू 100 बटे में प्रिंसिपल इंटू रेट। SI कितना है 1 रुपये, 1 गुना 100, प्रिंसिपल कितना 1 रुपये और रेट कितना है भाई 12%। तो कितना हो जाएगा आपका 25/3। और 25/3 का मतलब क्या हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 8 सही 1/3, 8 साल 1/3। 1/3 को चेंज करोगे कितने, ये साल में ना 1/3 साल में, इसको महीने में चेंज करोगे 12 से मल्टीप्लाई करके, 3 चौके 12, यानी कि 8 साल 4 महीने। तो उस राशि को 2 गुने होने में कितना समय लगेगा, 8 साल 4 महीने, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, CI का केस है ना, यहाँ से CI के केस में चीज़ें डिफरेंट होगी थोड़ा सा। CI के केस में जो है मल्टीपल यानी कि पावर के ऊपर चीज़ें जाती है। मैं आपको समझा रहा हूँ कि कोई धनराशि जो है चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10 वर्ष में 2 गुनी हो रही है, ब्याज की समान दर पर वो कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 1 से 2 हो रही है वैल्यू, और समय कितना लग रहा है 10 साल लग रहे हैं। अब 1 से 4 पर जाना है, 1 से 4 पर जाना है, तो 1 से 4 पर जाना है तो देखो यहाँ से 2 का पावर 2 करेंगे, ये वैल्यू कितनी है 2 के पावर 2 है, ये वैल्यू कितनी है तो 2 का पावर 2 है। तो जो यहाँ पर पावर होता है ना, जो यहाँ पर पावर होता है वही चीज़ें यहाँ पर आके मल्टीप्लाई में हो जाती है, यानी कि 10 गुना 2 करें कितना हो जाएगा 20 साल, यानी कि चीज़ें कितनी हो जाएगी 20 साल। 20 साल में वो धनराशि जो है अपने आप के 4 गुनी हो जाएगी अगर CI के केस में रहा तो ये। अगर यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज ना कह के साधारण ब्याज कहता है यानी कि SI बोलता है ना, तो मैंने आपको बोला था ना कि SI में रेट जो है सेम मिलता है, पहले साल जो रेट मिला वही दूसरे साल वही तीसरे साल रेट मिलेगा। तो 1 से 2 हो रही है वैल्यू 10 साल में, तो 1 से 4 होने में कितना ब्याज मिला 3। तो इसका जो रेट होता है, इसका जो ब्याज होता है ना, वही चीज़ें साल में मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर आपका SI दिया जाता है तो यहाँ से जो साल होते हैं कितने लगते हैं, 1 से 2 होने में 10 साल लग रहा है, यानी कि ब्याज 1 है यहाँ पर ब्याज कितना हो गया 3 हो गया, तो यहाँ से 10 गुना 3 कर तो कितना 30 साल, कितना हो जाता है 30 साल होता है। तो ये चीज़ें SI के केस में होती, और CI के केस में मैंने आपको समझाया कि भाई CI के केस में हमेशा जो ये होता है वैल्यू ना, इसकी मल्टीपल दे रहती है, यानी कि इसका पावर दे रहा होता है। ठीक है, इसकी पावर दे रही होती है, यानी कि 2 के पावर 2 करोगे तो 4 हो जाएगा, तो जो यहाँ पर पावर हो जाएगा वही आपको साल में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 10 गुना 2 करोगे कितना 20 साल। आगे क्वेश्चन है आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये कर रहा है कि कोई धनराशि जो है चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। अगेन देखो 1 से 2 होने में 5 साल का समय ले रहा है। अब 1 से 8 होना है भाई, 1 से 8 होना है। देखो 8 क्या है, आप इधर देखोगे 8 क्या है, 8 क्या है भाई 2 का क्यू है, 8 क्या है भाई 2 का क्यू है। तो यहाँ से जो मैंने आपको बोल के रखा है ना कि 8 क्या 2 का क्यू है, तो यहाँ पर जो क्यू यानी कि जो पावर होती है वो साल में मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि 5 गुना 3 कितना हो जाएगा भाई 15 साल, 15 साल। तो जो 8 गुना होने में समय लगेगा कितना लगेगा 15 साल का समय लगेगा। आगे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी देखिए कि 8 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में 243 गुना हो जाएगी। 8 वर्ष में अपने आप के 3 गुना, यानी 1 से वैल्यू कितनी हो रही है 3 हो रही है, कितने साल में 8 साल में। हमें 243 पे जाना है भाई, 1 से 243 पे जाना है। तो 243 क्या है 3 का, आप देखो 3 का पावर 5 करोगे तो 243 आ जाएगा। देख लो यहाँ से भाई 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 तरीके 9 होते 27 27 81 81 243, यानी क्या इसका कितना करो 1 2 3 4 5 बार करोगे, यानी कि 5 टाइम अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये भाई 243 गुना हो जाएगी। आप बोलोगे बिल्कुल, और जो पावर होता है ना वही यहाँ पर क्या होती है मल्टीप्लाई होती है, यानी कि 8 गुना 5 करोगे कितना 40 साल। तो 40 साल में जो वैल्यू है 243 गुना हो जाएगी। आगे क्वेश्चन है, इसको भी देख लो आप कि कोई धनराशि 30 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने आप का 13.824 गुना हो जा रही है, तो कितने वर्षों में अपने आप का 2.4 गुना हो जाएगी। अब चीज़ें थोड़ा सा आपको समझने वाली है
कि 30 साल में कोई धनराशि जो है, यहाँ से देखिए, एक से कितना हो रही है, 13.824 हो रही है, 13.824 हो रही है। कितने साल में हो रही है भाई, कितने साल में हो रही है, 30 सालों में हो रही है, ठीक है। तो मैंने आपको बोल के रखा है कि भाई जो भी यहाँ पर पावर होती है ना, यानी कि हमें वैल्यू 2.4 पर लानी है, 1 से 2.4 पर लाना है। तो अब यहाँ से अगर आपका क्यू याद है तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, 25 तक तो क्यू याद होना चाहिए। यहाँ पर 24 का क्यू करोगे ना तो ये वैल्यू होती है 13,824, 13,824। 25 का क्यू करोगे 13,824, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू 30 साल में हो रही थी, ये वैल्यू 30 साल में हो रही थी। अब देखो यहाँ पर वैल्यू घटा दिया है, यानी बोला गया कि भाई नहीं, आप हमें बताओ कि अगर 30 साल में कोई धनराशि एक से 13.824 गुना हो रही थी, तो 1 से 2.4 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो ये वैल्यू किसकी है, 24, 2.4 का क्यू है भाई, ये वैल्यू 2.4 का क्यू है। तो इस बार हम क्या करेंगे, इस बार यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि वैल्यू हमें घटते क्रम में लानी है ना। इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, 30 से बटे में 3 को डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 10 साल। यानी कि इस बार जो वैल्यू है 1 से 2.4 गुना होने में कितना साल का समय लेगी, 10 साल का समय लेगी। इससे पहले क्वेश्चन में क्या हो रहा था भाई, आप समझो कि 1 से 8 होने में, यानी कि देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये वैल्यू जो फाइनल वैल्यू होती है पहले वाली से बड़ी होती थी, इसीलिए हम क्या करते थे कि इसकी पावर से मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या है भाई कि ये वैल्यू जो है बड़ी है किससे, इस वाले जो फाइनल वैल्यू है इससे बड़ी है। तो इससे बड़ी है, यानी कि इसका हम अगर क्यू करेंगे, इस वाले वैल्यू को क्यू करेंगे, देखो अगर मैं 2.4 का क्यू करूँगा तो हमें ये वैल्यू दिखाई देगी, यानी कि ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो इसका क्यू करूँगा तो ये वैल्यू मिलेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई कि यहाँ पर समय निकालने के लिए जो यहाँ पर जो समय लग रहा था इसके हमें इसके क्यू से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि भाग लगाना पड़ेगा। पहले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि इसका हम क्यू करते थे, यानी कि पहले वाले सेशन को क्यू करते थे, पहले वाले वैल्यू का क्यू करते थे। तो उस केस में क्या होता था, अगर मैं क्यू बोल रहा हूँ बार बार यार, कोई बात नहीं, पहले वाले वैल्यू का क्या करते थे, पावर करते थे, ठीक है। तो पहले वाले वैल्यू का जो भी पावर होता था उसको हम क्या करते थे, यहाँ पर जो समय होता था उसमें मल्टीप्लाई करते थे, तो हमें ये वैल्यू की जो इसकी समय था वो हमें निकल कर आता था। ध्यान से समझना, इसीलिए मैं बार बार इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इसमें गलत होने के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा है भाई, ठीक है। क्योंकि आपको तो आप रट लेंगे कि भाई इसका क्यू करके इसमें मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा पलट के दे देगा कि भाई यहाँ पर बताइए कि यहाँ से यहाँ होने में कितना समय लगेगा, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा ना। इसीलिए मैंने आपको बता रहा हूँ कि अगर वैल्यू जो ज़्यादा है उससे कम पर आनी है तो जो इसकी पावर होगा उससे डिवाइड करेंगे। अगर वैल्यू यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है और यहाँ से कम से ज़्यादा में आना है तो जो इसकी पावर होगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे, बस इतना समझना है आपको। तो भाई अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन यह पूछा गया, किसी लंब वृत्तीय बेलन के आधार के त्रिज्या 20% की वृद्धि की जाती है, ऊंचाई में 30% की कमी होती है, तो आयतन में हुई प्रतिशत वृद्धि या कमी आपको ज्ञात करना है। 20% की वृद्धि का मतलब क्या होता है भाई, या फिर आप ऐसे समझिए कि सबसे पहले कि जो सर्कुलर सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। मैं यहाँ से ये करता हूँ कि पाई R1 के स्क्वायर एच इक्वल्स टू पाई R2 के स्क्वायर एच। अब यहाँ से एक चीज़ें आपको कॉमन मिलेगी क्या, कि यहाँ से पाई भी कॉमन मिलेगा और एच भी कॉमन मिलेगा। जो भी चेंजेज आ रही है, नहीं, पाई क्या मिलेगा, कॉमन मिलेगा। जो भी चेंजेज आ रहा है आर और एच में चेंज आ रहा है, यानी कि हम यह कहें कि भाई आर की बात करूँ 20% की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रहा है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी 5 में एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यानी कि R1 अगर 5 था तो R2 कितना हो जाएगा, 5×6। हाइट में क्या हो रहा है, 30% का कमी हो रहा है। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10, यानी 10 पे 3 का कम, यानी कि हम कह सकते हैं कि H1 कितना था, 10 था, तो अब H2 कितना हो गया भाई, 3 कम, यानी कि 7 हो गया। R1 कितना था, 5 था, 5 × 5। H1 कितना था, 6 था, सॉरी H1 कितना था, 10 था। अब देखो R2 कितना था, 6 था, और H2 कितना था, 7 था। कटने लायक है कुछ, 2 से काट ही सकते हैं, 2 3 6 और 2 5 10, ये हो जाएगा कितना आपका 125, और ये कितना हो जाएगा आपका 36 18 18 7 126। यानी वैल्यू कितनी बढ़ रही है, एक वैल्यू बढ़ रही है, यानी 125 पहले थी और अब हो गई कितनी 126, यानी कि 1/125 × 100। इसका मतलब है 0.8% का क्या हुआ, इंक्रीज। यानी वैल्यू कितनी बढ़ेगी, 0.8%। उसकी जो आयतन होगा उसमें 0.8% का बढ़ोतरी देखा जाएगा।
अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 8% और 5% की वृद्धि की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितना परसेंट का वृद्धि होगा। हम जानते हैं भाई कि एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, एल इंटू बी। अब लंबाई में 8% की वृद्धि यानी कि 8% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, यहाँ से 8% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है भाई 2/25, यानी 25 में 2 का वृद्धि, यानी कि पहले एल वन कितना था 25 था, तो अब L2 कितना हो गया भाई 2 बढ़ गया 27 हो गया। बी वन में 5% की वृद्धि, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, यानी 20 पे 1 बढ़ गया, यानी कि बी वन कितना था 20 था, तो B2 कितनी हो जाएगा भाई 1 बढ़ के 21 हो जाएगा। अब यहाँ से एरिया निकाल लो, एरिया 1 और एरिया 2, एल इंटू बी होता है यानी कि 25 इंटू 20। एरिया 2 में कितना जाएगा आपका भी 27 इंटू 21। कटने लायक कुछ है नहीं लिख रहा है, कटने लायक तो कुछ नहीं है। 25 दूनी कितना हो जाएगा आपका 50, 500, 27 से कम 27 के साथ 27 दूनी का 54 और 54 2 56, 567, यानी कि पहले जो एरिया था 500 था, अब एरिया कितना 567 आएगा, कितना बढ़ गया 67 बढ़ गया, अपन में 500 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा भाई आपका 13×5=65, यानी कि 13 पॉइंट समथिंग परसेंट आएगा, 13.4%। एरिया कितना हो जाएगा भाई 13.4% क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी सर्किल के रेडियस में 11% की कमी की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में हुई कमी आपको ज्ञात करना है। एरिया क्या होता है भाई, एरिया ऑफ सर्कल πr² होता है। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है πr²। बोला गया कि त्रिज्या में कमी 11% की कमी, तो दोनों ही केस में पाई तो कांस्टेंट होगा, जो भी वेरिएशन आएगा रेडियस में वेरिएशन आएगा, यानी 11% की कमी का मतलब हुआ कि वैल्यू होगा 100, 30 में 11 का कमी करो कितना हो जाएगा 89, यानी पहले रेडियस R1 100 था तो R2 कितना हो गया 89 हो गया। अब देखो यहाँ से R1 का स्क्वायर यहाँ पर कर लो R2 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 10,000, और 89 का स्क्वायर आपको तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 89 का अगर मैं स्क्वायर करूँ 9×9 = 81, 1×9 = 72, 144 और 8, 8×4 = 12, 2 15 हो गया, 8 है 64 और 5×9 = 7, ठीक है। कितना हो जाएगा ये आपका 7921, 7921, यानी कहने का मतलब है कि पहले एरिया आपका ये था, अब एरिया कितना हो गया 7921 हो गया, यानी कितना घट गया भाई, कितना घट गया यहाँ से देखो, पहले एरिया आपका कितना था 1000 था, अब घट के कितना हो गया 7921 हो गया, यानी कितना घट गया 10 में से एक हो गया, 10 में से एक जाएगा कितना हो जाएगा 9, और 9 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 7, फिर 9 में से 9 जाएगा 0, और 9 में से 7 जाएगा 2, कितना घट गया आपका 20.79 घट गया। अगर परसेंटेज की बात करें तो हो जाएगा 20.79%। चाहो तो आप निकाल भी सकते हो, कोई बड़ा चीज़ नहीं है यहाँ से। एक्चुअल में वैल्यू कितनी घटी यहाँ से देखो, एक्चुअल में वैल्यू कितनी घटी 279 घट गया। परसेंटेज की बात करें तो कमी गुना 100 यानी कि 279 इंटू 100 बटे में ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 10,000 थी, 2 जो कट गया यहाँ से पॉइंट बढ़ जाएगा, यानी कि 20.79। कितना का कमी है भाई उसके एरिया में 20.79 की कमी आई, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, देखिए अगला क्वेश्चन ये करे कि एक छात्र जो है 20% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है यानी कि फेल हो जाता है, जबकि एक अन्य छात्र 32% अंक प्राप्त करता है और न्यूनतम आवश्यक अंकों से 47% अंक अधिक प्राप्त करता है, तो परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या था। ध्यान से समझिएगा, देखो यहाँ से मार्क्स मान लो कि यहाँ पर आएगा ना, तो ये पास मार्क है, ठीक है आपका पास मार्क। कोई छात्र जो है 20% अंक प्राप्त करता है, यहाँ से 20% अंक प्राप्त करता है और 40 अंक से क्या होता है फेल हो जाता है, 40 मार्क्स से क्या होता है फेल हो जाता है। अब कोई जो दूसरा छात्र है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक अंक प्राप्त करता है, यानी कि ये तो पास मार्क्स है, यानी कि उसने क्या किया कि भाई अंक कितना प्राप्त किया, एक अन्य छात्र जो है 32% अंक प्राप्त किया, 32% अंक प्राप्त किया और 47 अंक अधिक प्राप्त कर लिया, यानी कि 47 मार्क्स जो है प्लस में वो इंक्रीज कर लिया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का डिफरेंस कितना आ गया भाई, ये देखो 40 मार्क्स कम थे और 47 मार्क्स ज़्यादा हो गए, यानी 40 मार्क्स कम थे 47 मार्क्स ज़्यादा हो गया, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 87 हो गया ना।
दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 87, और 32 माइनस 12 करोगे कितना हो जाएगा 32 माइनस 20 करोगे तो ये हो जाएगा कितना आपका 12। यानी हम कह सकते हैं कि ये परसेंट वाली वैल्यू का क्या करते हैं माइनस करते हैं, इस केस में परसेंट वाली वैल्यू का क्या करते हैं माइनस करते हैं और इस वाली वैल्यू को जोड़ देते हैं। आप सिंपल आप ऐसा समझो कि परसेंट वाली वैल्यू को हम क्या करते हैं माइनस करते हैं और जो जो मार्क्स वाली वैल्यू होती है उसको हम जोड़ देते हैं। ठीक है, बस आप इतना समझो। यानी कहने का मतलब है कि 12% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 87, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी कितनी आपकी भाई 87/12। हमें बोला गया है क्या कि परीक्षा के लिए अधिकतम अधिकतम अंक कितने थे, यानी कि हमें 100% की वैल्यू बोली गई है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो। ये हो जाएगा कितना आपका 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 3 से कटेगा कितने बार में 3 दूनी का 6, 3 9 27 29 बार में। 25 नवा 225, 5 और 25 दूनी 50 और 22 72। यानी कि परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे 725 थे, ऑप्शन नंबर डी। हमेशा आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखो कि जो 40 मार्क्स से क्या हो रहा है फेल हो रहा है और 47 मार्क्स से क्या हो रहा है वो अधिक प्राप्त कर रहा है, यानी कि पासिंग मार्क्स से अधिक प्राप्त कर रहा है। तो जितना अधिक प्राप्त करेगा और जितना अंक से वो फेल होगा उन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। और जहाँ पर जो परसेंटेज उसने प्राप्त किया है, पहले ने 20% प्राप्त किया और दूसरे ने 32% प्राप्त किया, तो इन दोनों को हम क्या करते हैं डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, बस आपको इतना समझना है। तो हमने इसका डिफरेंस लिया था कितना 12% और इसको ऐड किया था कितना 87%। इसको ऐड किया था कितना 87, यानी कि 1% की वैल्यू हमें निकल कर आ गई 87/12। और हमें पूछा गया था अधिकतम अंक कितने थे, अधिकतम 100% अंक होंगे, तो 100 की वैल्यू यहाँ से निकाला तो 725 आ गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य थे। ए उत्तीर्ण होने के लिए 10% अंक कम पाता है। बी जो है ए से 11.11% अंक कम पाता है और ए और बी जो है अंकों के योग से सी कितने प्रतिशत कम अंक लाए ताकि वो पास हो जाए। ध्यान से समझिएगा कि परीक्षा को उत्तीर्ण होने के लिए यानी कि पास होने के लिए 40% अंक लाना है। पास होने के लिए आपको क्या करना है 40% अंक प्राप्त करना ही करना है। ये उत्तीर्ण होने वाले अंक से 10% कम पाता है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो कि 100 मार्क्स का था, 100 में से 40% आपको लाना है, यानी 40 नंबर लाना ही लाना है। तो ये जो है जो पास होने वाला ने 40 नंबर था इसमें से 10% कम लाया, यानी कि 40 तो लाना था, इससे 10% कम लाया, यानी कि 40 का 10% निकालो कितना हो जाएगा 4, यानी कि 40 अंक लाना था, इसने ये ने 10% कम अंक लाया, यानी कि उत्तीर्ण जो पासिंग परसेंटेज था उसमें से 10% कम लाया, यानी कि 40 का 10% निकालोगे 4, 40 माइनस 4 करोगे कितना हो जाएगा 36। अब यहाँ से देखो बोला गया कि बी ए से 11.11% कम होता है, कम अंक प्राप्त करता है, यानी कि 11.11% की वैल्यू होती है कितनी 1/9, यानी कि टोटल अंक 9 है तो उसमें से एक जो है कम प्राप्त करता है कौन ए जो है प्राप्त करता है कम, यानी कि अगर टोटल अंक 9 है भाई तो उसमें से एक कम प्राप्त कौन करता है भाई ए, बी प्राप्त करता है। ठीक है, यानी कि 9 की वैल्यू यहाँ से 36 है तो 9 की वैल्यू 36 है तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32। भाई देखो 9 क्या है ए की मार्क्स है, ठीक है, और एक माइनस कर देंगे यहाँ से 9 माइनस 1 8 कर देंगे तो 8 क्या हो जाएंगे बी के मार्क्स हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से बोल के रखा है कि बी जो है ए से 11.11% कम अंक प्राप्त करता है। यानी कि अगर ये ए का मार्क्स है तो भाई तो बी की मार्क्स कितनी हो जाएंगी भाई 9 की वैल्यू 36 है, यानी कि इसका 4 गुना है तो 8 का 4 गुना करो कितना हो जाएगा भाई 32, यानी कि ये अंक आ जाएंगे आपके बी के। अब बोला गया कि ए और बी के अंकों का योग से सी कितने प्रतिशत कम अंक लाए कि वो पास हो जाए। अब देखो ए और बी के अंकों का योग करोगे कितना हो जाएगा 68। देखो हमें पासिंग मार्क्स कितना है 40 है, ठीक है, और ये पासिंग मार्क्स 40 है और ए प्लस बी के अंकों का योग कितना है 68 है, हमें 40 मार्क्स से लाना है, यानी कि ये अगर ए और बी के अंकों का योग 68 है, 68 में से हम 40 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा भाई आपका 28 हो जाएगा, यानी कि 28 मार्क्स भाई अगर वो कम प्राप्त करेगा कौन 28 मार्क्स कौन प्राप्त करेगा सी ए और बी के अंकों का योग से, तो वो पास हो जाएगा। तो इसका परसेंटेज निकाल लो 28 बटे में कितना हो जाएगा भाई आपका 68 इंटू 100, 28 बटे 68 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 7 28 और 17 चौका 68, तो हो जाएगा कितना 700 बटे में 17, तो 17 चौका 68, 17 चौका 68 भाई ये हो गया 2 और 17 कम 17, यानी कि मिनिमम 41% के आसपास वो मार्क्स लाएगा तो सी जो है पास हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन में भी है 41 सही 3/17, अब यहाँ से लगा दोगे
अब बोलोगे भाई सही हो जाएगा, भाई गलती हो जाएगा, बाकी ऑप्शन भी देख लो ना। बोला क्या यहाँ पर, इस लाइन को आपको ध्यान से समझना है। ए और बी के अंकों का योग से सी कितने प्रतिशत कम अंक प्राप्त करे ताकि वो पास हो जाए, ताकि वो पास हो जाए। भाई ये देखो कि ए और बी के अंकों का योग से सी कितने प्रतिशत कम अंक प्राप्त करे कि वो पास हो जाए। भाई अगर वो मिनिमम 41% मार्क्स लाएगा, मिनिमम 41% मार्क्स कम लाएगा तो वो पास हो जाएगा। अब यहाँ पर दे रखा है 40%, ठीक है 40%, और यहाँ पर 28% है। यानी एक मैं यहाँ से समझाने का प्रयास करूँगा, अगर मैं दूसरा पेज लूँ यहाँ से। भाई मान लो कि भाई 40% पे पास है, ठीक है, मान लिया हमने 40% पे पास है। एक व्यक्ति जो है बोला, एक ये बोला गया है भाई इससे मिनिमम कितना परसेंट कम लाना है, यानी कि कैसे समझे, टोटल मान लो कि 60% है, ठीक है 60%, और मिनिमम 40% पे आना है। तो अगर मैं आपसे ये बोलूँ भाई कि 40% लाना है और 60% उसने अंक प्राप्त किया, एक एस बंदे ने, ठीक है इस बंदे ने 40, और बोला गया कि ए जो है इससे मिनिमम कितना परसेंट कम अंक प्राप्त करे ताकि वो पास कर जाए। तो मिनिमम 40 पर पास करना है, तो 40 का हम करेंगे क्या, 20/60 गुना 100, दो तीन से, यानी कि 100/3 यानी कि 33.33%, यानी 33.33%। अगर वो कम मार्क्स लाएगा 60% से 33.33% कम अंक पाएगा तो वो पास हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि भाई 33.33% डाल लेके वो 20% अंक कम लाएगा, यानी कि 60 से 20% कम अंक लाएगा, तो क्या वो फेल हो जाएगा, नहीं, क्या वो फेल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि 60 का अगर 20% आप निकालोगे भाई, अगर आप 60 का 20% निकालोगे कितना हो जाएगा आपका, 100 दूनी का 12, 60 - 12 करोगे कितना हो जाएगा आपका 48। अब देखो, अब जो मार्क्स ला रहा था 40 मार्क्स ला रहा था, अब वही मार्क्स अगर 20% कम करने पर कितना ला रहा है, 48 मार्क्स ला रहा है। पास तो अभी भी हो रहा है ना भाई, पास अभी भी हो रहा है। अगर वही व्यक्ति बोलता भाई कि यहाँ से 34% अगर मिनिमम मार्क्स प्राप्त करता, ठीक है, अगर 60 का 34% मिनिमम मार्क्स प्राप्त करता, तो वो बताओ क्या पास होता कि फेल होता। तो आप बोलोगे भाई इसको कुछ कह नहीं सकते थे, क्योंकि इसके लिए हमें क्या होना पड़ता है कि मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स में पता होने चाहिए, और मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स कितने थे, 40 थे। तो आप यहाँ से कर सकते थे कि भाई 40% अगर मिनिमम 60% का 40% कम अंक लाएगा तो वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आप देखो, यहाँ से क्वेश्चन में क्या कुछ ऐसा मिनिमम अंक के लिए बोला गया कि हाँ मिनिमम 40% अंक के लिए बोला गया है। अगर वो मिनिमम 41% लाता है, तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अगर टोटल अंक का भाई, टोटल 68 का अगर वो 40% लाएगा तो भी पास हो जाएगा ना, क्योंकि 41% पे पास हो रहा है तो 40% पे ऑब्वियसली पास हो जाएगा। मैंने आपको समझा के रखा है, यहाँ पर समझाया ना कि अगर वो 33% अंक प्राप्त करेगा भाई, 33% अंक प्राप्त करेगा तो वो पास हो रहा है, ठीक है। अगर वो 20% कम अंक प्राप्त करेगा तो भी तो पास हो जाएगा ना, तो ही पास होगा। अगर 33.33 से ऊपर जाओगे आप, यानी कि 34% पे जाओगे, तो आप कहोगे भाई फेल हो जाएगा, क्योंकि वो जब मिनिमम क्राइटेरिया है 40, उससे कम हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही चीज़ें है, कि उसे मिनिमम 41% मार्क्स के आसपास वो अगर प्राप्त करेगा 68% का, तो वो पास हो जाएगा। तो 40% पे ऑब्वियसली पास होगा, 28% पे ऑब्वियसली पास होगा। तो जो पूरी की पूरी कंडीशन है, इनमें से ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, एनी ऑफ द दीज, यानी कि कोई भी यहाँ से कंडीशन लगाओगे तो सी जो है वो पास हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, सेम क्वेश्चन है। एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में पास करने के लिए कुल 33% अंक लाना अनिवार्य है, वो 25% अंक पाता है, 40% से फेल हो जाता है, तो कुल अंक कितना होंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कि 33% अंक उसे लाना है भाई, और उसने 25% अंक प्राप्त करता है। कितना परसेंट कम अंक प्राप्त किया उसने, कितना परसेंट कम अंक प्राप्त किया भाई, 8%। और 8% के कम अंक प्राप्त करने की वजह से वो 40 अंक से फेल होता है, यानी कि 8 की वैल्यू कितनी है, 40 है। हमें बोला गया है कि कुल अंक यानी कि 100% की वैल्यू बोली गई है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू 5 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500। तो 500 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में बोला गया कि परीक्षा को पास करने के लिए 36% अंक अनिवार्य है, 113 अंक पाता है और 85 अंकों से फेल हो जाता है, तो अधिकतम अंक कितने थे। देखो 36% वो पासिंग था, उसने 113 अंक प्राप्त किया और 85 अंक से
फेल हो गया, ठीक है। तब पास होने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी हो जाएगी, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 5 और 3 8, 8 1 9, यानी कि 198, यानी कि 36% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 198 हो जाएगी। तो हमें 1% की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, 198 अपन में कितना हो जाएगा 36। हमें निकालना अधिकतम अंक, यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है। तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका, 36 से कट जाएगा क्या, 36 8, ऐसे काट लेते हैं ना, 4 9 36, 4 से कटेगा 25 बार में, और 9 से कटेगा 9 दूनी 18, 22 बार में। तो 25 दूनी का 50, 25 दूनी 50 5 55, 550। जो अधिकतम अंक कितने होंगे, 550, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो भाई, काफ़ी क्वेश्चन हमने करा लिया इस सेशन पे। अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थी 30% अंक पाता है और 25 अंक से फेल हो जाता है, दूसरा 40% अंक पाता है और 25 अंक से अधिक पाता है, तो अधिकतम अंक और उत्तीर्ण अंक यानी पासिंग मार्क्स आपसे पूछा गया। मैंने आपको पहले ही बोला कि इसमें परसेंटेज को क्या करते हैं भाई, परसेंटेज का डिफरेंस लेते हैं, 30% और 40% का डिफरेंस लो, कितना हो जाएगा 10%। और जो अंक से फेल हो रहा है और जो अंक अधिक ला रहा है उसे अब क्या करते हैं, ऐड करते हैं, 25 और 25 कितने हो जाएगा 50, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 5 हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500। तो जिसमें 500 है वही आपका आंसर होना चाहिए, सी में नहीं है, बी में नहीं है। यानी कि अधिकतम मार्क्स यानी कि मैक्सिमम मार्क्स तो हमें पता हो गया, कितने हो गए 500 हो गए। अब बोला गया कि भाई पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए ना, पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए। तो पासिंग मार्क्स आप चाहो तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, 40% से भी 30% से। फॉर एग्जांपल अगर मैं 30% से निकालूँ तो 500 का 30% कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भाई 500 का 30% हो जाएगा 150, यानी 150 वो मार्क्स थे जो एक विद्यार्थी ने लाए, और 25 अंक से वो फेल भी हो रहा था ना, तो इसमें 25 अंक को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 175। यानी कि मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए पासिंग मार्क्स के लिए, 175 होनी चाहिए, और 500 अधिकतम अंक, ऑप्शन नंबर ए। तो भाई पूरे क्वेश्चन हमने करा दिए, देखो यार पूरे क्वेश्चन हमने करा दिए, और काफ़ी एफर्ट लगा, मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन तो समझ में आए होंगे। अगर कहीं पर भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कर देना, हो सके उसको दोबारा मैं सेपरेट वीडियो में अपलोड कर दूंगा, ठीक है, कंपाइलेशन में नहीं करूँगा। बाकी भाई आप हमें सपोर्ट दिखा सकते हो सब्सक्राइब करके चैनल को, और वीडियो अगर सेशन आपको पसंद आया तो इसको लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। और बाकी तो आप समझते ही हो भाई, सपोर्ट करो, आप जैसे सपोर्ट करोगे उतना ही और बेहतरीन तरीके से हम कंटेंट को अपडेट करते रहेंगे। बस आपको क्या करना है भाई, सब्सक्राइब कर देना है हमारे चैनल को, और लाइक और शेयर भी कर देना है। बाकी अपने डाउट को पूछ सकते हो यहाँ पर भी, और ये इंस्टाग्राम पर भी, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना भाई, यहाँ पर भी आप हमें मैसेज करके बातें भी कर सकते हो भाई, ठीक है, और क्वेश्चन भी भेज सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये काम करोगे ही, तो फॉलो कर देना। बाकी भाई कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात होगी तो आप कमेंट कर देना, उसका रिप्लाई दूंगा। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो उसको दोबारा मैं अपलोड करूँगा। धन्यवाद देखने के लिए और हमें सपोर्ट दिखाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई को जारी रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।